आज के इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी कुछ हफ्तों पहले अपलोड हो गया, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको चेक कर सकते। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और जो लोग पहली बार आ रहे वो लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल की ख़ास बात यह है कि हम तेलंगाना स्पेसिफ़िक करंट अफेयर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते। जिनको इसका PDF चाहिए वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते। तो अब फर्स्ट करंट अफेयर हमारा जो है वो है, जो जैसे ही सितंबर का महीना आता हमारे पास एक सबसे ख़ास बात तेलंगाना वालों को याद रखना ज़रूरी है, और ये तेलंगाना के तारीख़ से जुड़ा हुआ मसला है। और वो कौन सी शख्सियत है जिनका ताल्लुक़ जो है इतना अहम है तेलंगाना की तारीख़ से, उनका नाम है चाकली ऐलम्मा। ये नाम याद रखिए। तो आप तो जानते कि जब निज़ाम का जो दौर था उस दौर में ज़मींदारी सिस्टम अपने उरूज पे था, फ्यूडल लॉर्ड्स का बोलबाला था, वो लोग जो बोलते वही रूल हुआ करता था, और उस बहाने मासूम और आम लोगों पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती और जुल्म होता था। तो इन्हों जो है एज ए वुमेन, नॉट जस्ट एज ए रेवोल्यूशनरी फ़ाइटर, बल्कि ख़ातून होने के नाते भी जो है लड़ते हुए एक बेहतरीन मिसाल कायम करे थे। तो इन्हों क्या करे थे, अपने दौर में एक ज़मींदार थे जिनका नाम है रामचंद्रा रेड्डी, उनके ख़िलाफ़ लड़े थे। और ये जो इनकी जो लड़ाई थी फ्यूडल लॉर्ड्स के ख़िलाफ़ थी, और इसके अलावा इन्होंने तेलंगाना रेबेलियन में भी हिस्सा लिए थे, जो कि आप जानते तेलंगाना रेबेलियन बहुत 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 अहम हिस्सा है। ये हैदराबाद की हिस्ट्री का बहुत अहम हिस्सा है। तो इन्हों जो है, वैसे तो इनका ताल्लुक़ जो है वरंगल डिस्ट्रिक्ट से है, 1895 में पैदा हुए, और इन्हों जो है रजका कैस्ट से इनका ताल्लुक़ है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इन्हों क्या करे थे कि उस दौर के जो देशमुख और रजाकार्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी लड़े थे, फ्यूडल लॉर्ड्स के ख़िलाफ़ लड़े थे। और इनकी जो ख़ास लड़ाई थी 1940 से 1944 के दरमियान थी। और इन्हों जो है इनका जो मैदान है, जिस मामले में इन्होंने लड़े थे, फ्यूडलिज़म के ख़िलाफ़ लड़े थे। आपको तो मालूम है फ्यूडलिज़म किसको बोलते हैं। फ्यूडलिज़म का मतलब बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो जो छोटे छोटे राजाएँ रहते, छोटे छोटे इलाक़ों में अपने आप को जो है एक हाकिम के तौर पे लोगों पे जुल्म ज़्यादती करते, हाई टैक्सेस वसूल करते, और लोगों को इंसाफ देने के बजाय वो लोग जो बोलते वही उनका मतलब क्या बोलते उसको कानून बन जाता। तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़, ये जो चाकली ऐलम्मा है उसके ख़िलाफ़ लड़े थे, और जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़े थे। और इन्होंने क्या करे थे, अपर कास्ट विमेन के ख़िलाफ़ भी लड़े थे कि भाई आप जो है आपकी जो बर्तरी है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जो लोअर कास्ट विमेन के जो मसाइल है उन पे भी इन्होंने आवाज़ उठाए थे, उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाए थे। और इन्होंने क्या करे, आंध्रा महासभा में भी हिस्सा लिए थे, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का हिस्सा भी इन्हों थे। और इन्हों क्या करे थे, निज़ाम की हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़े थे। और इनका जो घर था वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ था, मतलब जितने सरगर्मियाँ निज़ाम के ख़िलाफ़ उस दौर में हुआ करते थे उनका जो मरकज़ था वो जो है इनका घर हुआ करता था। और इन्होंने 1985 में इनकी मौत हो गई थी सितंबर में। कहाँ पे, पालाकुर्ती में। पालाकुर्ती अभी वरंगल में है। तो बहरहाल ये जो है तेलंगाना की तारीख़ का बहुत अहम हिस्सा है, तो ये बात आप याद रखिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे। तो ये चूँकि अच्छा ये यहाँ पे क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ वाक़या हो गया, कुछ स्कीम आ गई, ये है, बल्कि उस मंथ में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, और हुकूमत यहाँ पे उस दौर में, अब चूँकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनवरी 2024 में, क्योंकि कंटेंट आने में डिले हो गया, लेकिन यहाँ पे इसको सरकारी सतह पर इनके जो जयंती है, जो इनकी पैदाइश है, उसको सरकारी लेवल पे मनाया जाता। तो इसीलिए उनको खिराज अक़ीदत पेश किया गया, और इसी वजह से हम लोग इसको करंट अफेयर में शामिल करें। अब यहाँ पे एक दूसरा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर वो ये है कि यहाँ एक दूसरे इम्पॉर्टेंट शख्सियत है जिनका नाम है कोंडा लक्ष्मण बापूजी। यहाँ पे आप याद रखिए। और इन्होंने 27 सितंबर 1950 को पैदा हुए, और इनका
अगेन सितंबर 2012 में इनका डेथ हो गया। क्या है, एक फ्रीडम फाइटर भी है, और इसके अलावा फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ तेलंगाना रेबेलियन में भी हिस्सा लिए थे और तेलंगाना के एक्टिविस्ट भी है। साल 2012 मतलब आप समझ सकते कि सेपरेट तेलंगाना, यानी तेलंगाना को अलहदा करो आंध्रा से, तो उसकी तहरीक में भी इन्हों बड़े पैमाने पे हिस्सा लिए। तो इन्हों क्या है कि इन्हों कहाँ पे पैदा हुए, मौजूदा जो है कौन सा कोमरम भीम डिस्ट्रिक्ट और पुराना आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इन्हों पैदा हुए और पद्मशाली कम्युनिटी में इन्हों पैदा हुए, और इन्हों गांधी जी से 1941 में मिले, और उनका जो कॉल था फ्रीडम मूवमेंट का, उससे उन्हें मुतासिर हुए, और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करे, और इन्होंने निज़ाम के ख़िलाफ़ भी लड़े थे, रज़ाकार्स के ख़िलाफ़ भी लड़े थे, और तेलंगाना आर्म स्ट्रगल में भी, जो कि 1947 और 48 के दरमियान हुआ था, उसमें भी इन्होंने बड़े पैमाने पे हिस्सा लिए थे। और कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है, वो ये है कि नॉन मुल्की एजिटेशन में भी हिस्सा लिए, जो कि आपको मालूम है 1952 में हुआ था। और ये ख़ास बात ये है कि इन्हों कांग्रेस के वो पहले मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिए थे कई के वास्ते तेलंगाना के कॉज के लिए। कब दिए थे इन्हों, 1969 में दिए थे, और उसके बाद जो है 1969 का तेलंगाना एजिटेशन आपको मालूम है बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लिया था। तो उस वक़्त इस्तीफ़ा देने वाले शख्सियात में कौन है, तो इन्हों हैं। तो उसके बाद भी जो है तेलंगाना मूवमेंट जो चला था, आपको तो मालूम है 2008-9 में, उस वक्त भी इन्हों एक्टिवली पार्टिसिपेट करे थे, और इन्हों जो है सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा करे, और साल 2012 में जल दृश्यम इनका मकान था, वहाँ पे इनका डेथ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करेंट अफेयर की तरफ। वो ये है कि एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है चौधरी गुड़ा, ये आप याद रखिए। और ये कहाँ पे आता, किस जगह पे आता, साइबर आबाद कमिश्नरेट। आपको तो मालूम है हैदराबाद हमारा कैपिटल है, और इसके 3 पुलिस कमिश्नरेट्स हैं, एक तो हैदराबाद, दूसरा साइबराबाद, तीसरा राचाकोंडा। ठीक है, यानी साइबराबाद और राचाकोंडा तो आपको मालूम है आसपास के इलाके जैसे आते, उसमें आते। तो ये चौधरीगुड़ा कहाँ पे है, साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के अंडर है। यहाँ पे इसको जो है बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है, और इसको कौन सेलेक्ट करे, स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बेस्ट पुलिस स्टेशन के तौर पे मुंतखब किया गया। तो किस एतबार से है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो ज़्यादती होती उसको कंट्रोल करने के मामले में, और प्रॉपर्टी से मुताल्लक़ जो केसेस रहते उनको हल करने के मामले में, और SC ST एट्रॉसिटीज़ जो होते उनके तहक़ीक़ात के सिलसिले में, और जो पोस्को केसेस रहते उनको जल्दी से जल्दी जो उसका जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करके चार्जशीट दर्ज करने के मामले में, मिसिंग केसेस के मामले में, और इसके अलावा पुलिस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के मामले में एक बेस्ट पुलिस स्टेशन के तौर पे चौधरीगुड़ा पुलिस स्टेशन को मुंतखब किया गया है। तो आप ये बात याद रखिए। ये हमारा चौथा करंट अफेयर बोल सकते, वो ये है कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट के कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मतलब, जैसा कि अगर आप लोगों को कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होना है तो यहाँ पे तेलंगाना CMO का एक फेसबुक पेज भी रहता, ट्विटर पेज भी रहता, यहाँ पे आप देख सकते। और इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी जो है तेलंगाना CMO का प्रोफाइल है, तो कभी आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अगर लेना है तो उसको फॉलो भी कर सकते। और यहाँ पे और भी कुछ हैंडल्स हैं जैसा कि डिजिटल मीडिया तेलंगाना, ये पूरे गवर्नमेंट के हैं, ऐसा नहीं है कि कोई शख्स का है, जैसा कि KCR का ट्विटर अकाउंट नहीं है ये, ना कोई स्पेसिफिक मिनिस्टर का, बल्कि गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल्स है। आज एक चीफ मिनिस्टर रहते, कल दूसरे चीफ मिनिस्टर आते, बट ये एक सरकारी हैंडल्स है। ये लोग क्या करें कि लोगों, ये जो हैंडल्स हैं इनको अवार्ड मिला, तो ये किस किस्म का अवार्ड है, पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से कुछ अवार्ड्स तेलंगाना के गवर्नमेंट के हैंडल्स को दिए गए। तो क्या क्या हैंडल्स हैं अगर आप देखें तो ये सारे गवर्नमेंट के हैंडल्स हैं, जिसमें तेलंगाना CMO टॉप पे हैं। और उस वक्त के मिनिस्टर, चूँकि अभी हम नई गवर्नमेंट आने के बाद रिकॉर्ड कर रहे, लेकिन उस वक्त जो KTR ये लोग हैं, इनके ट्विटर हैंडल को भी उस वक्त सितंबर में अवार्ड मिला, किसका, पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया,
PRCI ये अवार्ड्स मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हैंडल्स को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो मैं आपको और तफसील में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट अवार्ड जो मिला, 4 अवार्ड्स मिले टोटल मिला के। तो फर्स्ट जो अवार्ड है सोशल मीडिया का एक अवार्ड है कि उसको बेस्ट यानी लोगों तक सही मालूमात फराहम करने के सिलसिले में सोशल मीडिया को बेहतरीन लेवल पे इस्तेमाल करना, ठीक है। उत्तम विनियोग मतलब यूजिंग इट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, ये मतलब है इसका कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही मालूमात फराहम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, सरकारी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। तो ये एक अवार्ड मिला। और एनुअल रिपोर्ट्स के सिलसिले में भी अवार्ड्स मिले हैं। गवर्नमेंट के जो डिजिटल हैंडल्स हैं, डिजिटल हैंडल्स मतलब ट्विटर का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स और जो भी हैंडल्स रहते वो सब हैंडल्स को अवार्ड मिले। तो ये सालाना पहला अवार्ड तो आपको मालूम है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल का अवार्ड। दूसरा ये है कि एनुअल रिपोर्ट्स को जारी करने के सिलसिले में। एनुअल रिपोर्ट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एनुअल रिपोर्ट इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत का जो, लोग तो बोलते हैं हमारा बॉस गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट का बॉस कौन है? गवर्नमेंट का बॉस जो है लोग हैं। आम लोग ही हुकूमत के बॉस हुआ करते। तो हुकूमत की कारकर्दगी सालाना के लेवल पे लोगों तक बताना ये हुकूमत की जिम्मेदारी रहती। आप तो एग्री करेंगे मेरी इस बात से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने मनमाने तरीके से नहीं कर सकते। आपको एनुअल रिपोर्ट जो है लोगों तक पेश करना कि साल में कितना काम हुआ, इसमें लोगों का कितना फ़ायदा हुआ और सरकार हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है, इसको सालाना की बुनियाद पे लोगों के सामने पेश किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा पहल कौन करे? तो उस वक्त के जो IT मिनिस्टर हैं KT रामाराव, उनको जो है उनकी तरफ से जो, क्योंकि IT डिपार्टमेंट है तो इंफॉर्मेशन वगैरह का जो काम है ये बेसिकली, वैसे तो एक पब्लिक रिलेशंस का एक अलग डिपार्टमेंट रहता, बट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चूँकि ये टेक्नोलॉजी के अवार्ड्स हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये बात बता रहे कि जो KT रामाराव है उनका ये फैसला है कि भाई हम जो भी काम करेंगे एनुअल रिपोर्ट जारी करेंगे, तो उस पे ये अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं साल 2022 और 23 में इंफॉर्मेशन IT डिपार्टमेंट की तरफ से जो एनुअल रिपोर्ट पेश किया जाता तो उसको ये अवार्ड मिला है। फिर इसी तरह प्रजा सेवाला प्रकटनाला अवार्ड, तो यानी कि अवामी खिदमात के बारे में, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट्स होते गवर्नमेंट के स्कीम्स से रिलेटेड और गवर्नमेंट के कामों से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट्स होते, एडवर्टाइजमेंट्स जो है अखबारात में भी हो सकते, एडवर्टाइजमेंट्स जो है शॉर्ट फिल्म्स की शक्ल में भी हो सकते, एडवर्टाइजमेंट्स जो है आउटडोर एडवर्टाइजमेंट्स हो सकते, जैसा कि आप जा रहे एक बहुत बड़ा, मतलब क्या रहते वो रहते ना बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जाते, तो उस मामले में भी यहाँ पे अवार्ड मिला है। और क्या है, गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन फिल्म्स, यहाँ पे उत्तम प्रभुत्व कम्युनिकेशन फिल्म, तो इसका भी एक अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे एक फ़िल्म जो है बनाए गए, किस पे? ये कालेश्वरम पे जो है एक फ़िल्म बनाया गया, तो उस पे भी जो है अवार्ड मिला है। तो ये चीज़ें याद रखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक और बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, ये 5वां करंट अफेयर है सितंबर का। वो ये है कि तेलंगाना के 2 विलेजेस को नेशनल लेवल के अवार्ड्स मिले हैं। तो यहाँ पे क्या है 2 विलेजेस? तो पहला तो सिद्दीपेट का चंदलापुर, दूसरा जनगांव डिस्ट्रिक्ट का पेम्बर्ती। ये दोनों गाँव को याद रखिए आप। तो कौन सेलेक्ट करे ये दोनों गाँव को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से इन दोनों विलेजेस को सेलेक्ट किया गया। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे चंदलापुर, वैसे ये जो गांव है, ये जो विलेज है चंदलापुर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे एक तालाब भी है, कभी आप जा सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं और ये जो है तेलंगाना के पूरे कल्चर को रिफ्लेक्ट करता चंदलापुर। और इसी तरह जो पेम्बर्ती है, जनगांव का जो पेम्बर्ती है, ये क्या है, काकतीया के दौर से ही यहाँ पे जो है लोहे और तांबे के जो आर्ट आइटम्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं खातून बना रहे, यहाँ पे वो चीज़ें जनगांव डिस्ट्रिक्ट के पेम्बर्ती में बनाए जाते। तो यहाँ पे आप
इनके प्रोडक्ट्स यहाँ जो इस गांव में बनाए जाते हैं, ये जर्मनी, अमेरिका, बेल्जियम और जापान जैसे ममालिक में एक्सपोर्ट होता है। ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टूरिज़म मिनिस्ट्री है, इसने इन दोनों गाँव को बेस्ट विलेजेस के तौर पे मुंतखब किया है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो ये है कि नवाब मीर नासिर अली ख़ान, इनको क्या हुआ, एशिया 1 डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस अवार्ड मिला। तो इन्हों कौन है बोल, तो जो रिपब्लिक ऑफ कज़ाकिस्तान एक मुल्क है, आप कज़ाकिस्तान आपको मालूम है, अगर मैं देखूं तो ये चाइना और रशिया के नीचे और चाइना के बाजू में है। तो आप देख सकते हैं कज़ाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त मुल्क है ये, तो तारीख़ी एतबार से इसकी काफ़ी बड़ी अहमियत है। तो कज़ाकिस्तान, उनके यहाँ पे क्या है, एजाज़ी कौंसिल है तेलंगाना के लिए। तो इनको क्या अवार्ड मिला, एशिया 1 डिप्लोमेटिक एक्सेलेंस अवार्ड मिला। तो ये हम क्यों यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इन्हों क्या है, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में एजाज़ी कौंसिल है, मतलब जैसा कौंसिल जनरल रहते हैं आमतौर पे। तो एक चूँकि उतने बड़े डीलिंग्स नहीं होते तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कज़ाकिस्तान के साथ, लेकिन हाँ उसको बेहतर करने के लिए एक कोई बड़ा कौंसिल जनरल के लेवल का ओहदा नहीं, उसको इस वास्ते क्या बोल रहे हैं, ऑनरी काउंसिल बोल रहे हैं उसको, एजाज़ी काउंसिल, मतलब एक कौंसिल जनरल का ओहदा नहीं रहता, बस एक ऐसे ही एक ओहदा रहता। तो इन्हों क्या है एक ताल्लुकात को बेहतर बनाने के सिलसिले में, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कज़ाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने में इनकी काविशों को सराहते हुए ये अवार्ड दिया गया। तो ये क्या है, ये कब दिया गया, दिल्ली में दिया गया, और एशियन बिजनेस एंड सोशल फोरम के मौके पे, ये 21st एशियन बिजनेस एंड सोशल फोरम के मौके पे जो है के मौके पे जो है ये जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था, उस मौके पे एशिया 1 डिप्लोमेटिक एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया। तो इनको ये कई के लिए दिया गया, क्योंकि इंडिया और कज़ाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के सिलसिले में इनकी जो काविशें हैं वो अहम हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन दिए थे, SP सिंह बघेल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये अवार्ड इनको प्रेजेंट करे थे। अब हमारा जो 7वां करंट अफेयर है वो ये है कि INC42 एक वेबसाइट है जो कि स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में काम करते, इस वेबसाइट की तरफ से काम किया जाता। तो ये वेबसाइट बता रहा कि हैदराबाद एक बहुत ज़बरदस्त मैसिव इन्वेस्टर इंटरेस्ट का एक मतलब बड़े पैमाने पे सरमायाकारी का मरकज़ बनता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले एक दौर था कि इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो लोग पहले दिल्ली को देखते थे, मुंबई को देखते थे और बेंगलुरु को देखते थे, लेकिन पिछले 7-8 सालों से ये तीनों सिटीज़ को बाद में देख रहे और पहले हैदराबाद का नाम आ रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साल 2014 से 2023 के अगस्त तक, जनवरी 2014 अगस्त 2023 के दरमियान इंडिया में ऑलमोस्ट $141 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया और ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि पिछले चंद सालों से, यानी इन्हीं 10 साल के अरसे में हैदराबाद क्या है कि मेजर स्टार्टअप डेस्टिनेशन, यानी स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा मरकज़ बन गया और बड़े इंटरनेशनल लेवल पे सारी दुनिया भर से लोग जो है यहाँ के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे। तो यहाँ पे क्या है, 240 फंडेड स्टार्टअप्स हैं, यानी वो स्टार्टअप्स जिन पे फंडिंग की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। और ये कौन कर रहे, 550 डोमेस्टिक मतलब हमारे इंडिया भर से और इंटरनेशनल लेवल के इन्वेस्टर्स जो है यहाँ के स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे अगर इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इतना ज़्यादा सरमायाकारी की जा रही है। तो यहाँ पे टोटल जो है जितने भी सरमायाकारी की गई, $2.6 बिलियन की सरमायाकारी की गई ये 10 साल के अरसे में। 8वां करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रहता स्मार्ट पॉलिसिंग, एक होता एक नॉर्मल पॉलिसिंग रहती, जिसका मतलब पुलिस का नाम सुनते ही लोग डरना शुरू करते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्राइम्स को कंट्रोल करने के सिलसिले में 2 तरीक़े रहते पुलिस के। एक अप्रोच तो ये रहता कि आप जो है नॉर्मल जैसा पुलिस एक्ट करती वैसा एक्ट करते, नॉर्मल एक्शन रहता। एक स्मार्ट पॉलिसिंग रहती, जैसा कि मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ स्मार्ट पॉलिसिंग किसको बोलते। तो बेसिकली ये है क्या, तो तेलंगाना स्टेट पुलिस को फिक्की एक इदारा है, उसकी तरफ से स्मार्ट पॉलिसिंग अवार्ड
फॉर द ईयर 2022 ये मिला, ये सितंबर में मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसको अवार्ड मिला, तो ये जो है उस वक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस राचाकोंडा महेश भगवत आईपीएस ऑफिसर हैं। अभी तो इन्होंने नई हुकूमत बनने के बाद क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं ना, तो अभी वहाँ पे इन्होंने नहीं है। लेकिन जब चूँकि हम पुराने करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं 4 महीने पुराने, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड, तो स्मार्ट पुलिसिंग क्या रहता, अगर आपको क्राइम को कंट्रोल करना है तो एक पुलिस नॉर्मल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती, अरेस्ट करती, ये तो एक तरीका रहता है। स्मार्ट पुलिसिंग किसको बोलते, मिसाल के तौर पे राचाकोंडा एक राचाकोंडा एक कमिश्नरेट एरिया माना जाता। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स हैं, नॉर्थ स्टेट्स जैसा कि उड़ीसा, वैसे स्टेट से छोटे छोटे बच्चों को लाके जो है ईंटों के फैक्ट्रियों में काम करा रहे थे। आपको मालूम है हैदराबाद में और जो आसपास के इलाकों हैं वहाँ पे क्या करते हैं कि बहुत ख़तरनाक हेल्थ हजार्डस इंडस्ट्रीज़ रहते, जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहते, ईंटों के कारखाने या चूड़ियाँ बनाने के, ग्लास के कारखाने, वहाँ पे बच्चों को लाके कम पैसों में लाके बच्चों को क्या करते, यहाँ पे कामों पे लगा देते। तो यहाँ पे पुलिस का अप्रोच क्या रहता है कि बजाय उसके ऑर्गेनाइजर्स को अरेस्ट करके बच्चों को जो है महरूस करने के बजाय बच्चों को क्या कर रहे कि एक रेस्क्यू करे, किसके, हजार्डियस ब्रिक क्लिन इंडस्ट्रीज़, वहाँ से जो बच्चे वो ख़तरनाक किस्म के ईंटा बनाने की फैक्ट्रीज से बच्चों को रेस्क्यू करे। और क्या करे थे, ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। कलेक्टर्स को अप्रोच किया गया और आपस में एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया गया और उनकी मदद से क्या किया गया कि मिड डे मील की स्कीम को प्रोवाइड किया गया। और उसके अलावा वो बच्चे जो ख़तरनाक किस्म के ईंटों के फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे उनको स्कूल में ज्वाइन किया गया। इस तरह से ये 6,500 ओडिया चिल्ड्रन हैं, उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाले, उन बच्चों को इन्होंने क्या करे थे कि रेस्क्यू करे थे और उनको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए थे। न सिर्फ उनको पढ़ाए बल्कि उनको मुनासिब खाने की फराहमी किए थे। तो ये क्या है, मल्टी पार्टनर अप्रोच है ये। तो होता क्या है कि आप डायरेक्ट उन बच्चों को अरेस्ट करके, आमतौर पे ये होता है कि भाई अरेस्ट करें और उनके आबाई वतन को भिजा देने के बाद हो सकता है कि वो बच्चे दोबारा से फिर से उन ख़तरनाक किस्म के सरगर्मियों में मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए ये इक़दाम किया गया। तो ये इसको अप्रिशिएट करते हुए फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड तेलंगाना के पुलिस को दिया गया, चूँकि इसमें कई महकमे एक साथ मिलकर काम करे थे। तो ये बात आप याद रखें। अब हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो ये है कि तेलंगाना जो है टॉप 6 स्टेट्स में है। इंडिया में जो पीवी मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलार के पीवी मॉड्यूल्स रहते, उनको बनाने के मामले में तेलंगाना टॉप 6 स्टेट्स में से हैं। तो आपको तो मालूम है कि ये क्या है कि ये करंट अफेयर इस तौर पे है कि एक मिनिस्ट्री है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री की तरफ से एक लिस्ट जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में जितने भी सोलार मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, इसको मॉड्यूल बोलते हैं, सोलार मॉड्यूल, वो जितने भी बनाए जाते हैं उनका 75% जो शेयर है वो गुजरात, यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये स्टेट में बनाए जाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप नंबर पे गुजरात है और उसके बाद आता यूपी, महाराष्ट्र और उसके बाद तेलंगाना और कर्नाटक। ये मतलब ये है कि आपको तो मालूम है इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी रहती, उसका मसला ये रहता कोयले से बनता, उससे पोल्यूशन होता, उससे माहौलियात को नुकसान पहुंचता। अब ज़रूरत किस बात की है कि सोलार एनर्जी लाना, इसका फ़ायदा ये रहता है कि एक तो पोल्यूशन कम होता, दूसरा ये जो माइंस खोदते जाते कोयले के, खोद के कहीं ना कहीं इससे माहौलियात को भी नुकसान पहुंचता, एक जो इकोलॉजिकल बैलेंस है इसको भी नुकसान पहुंचता और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता। तो गवर्नमेंट का एक टारगेट है, किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि साल 2030 आते आते 500 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई बोलते हैं इसको उर्दू में, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बेहतर डेफिनेशन अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन मेरे पास उसके अल्फाज नहीं। बट ये याद रखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है और भी दूसरे सोर्सेस हैं, उसमें सोलार नंबर 1 पे आता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश है कि सोलार पावर को लोग ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें, अपने घरों पे पैनल लगाएं। तो वो पैनल लगाने, उसको जो है मैन्युफैक्चर करने के मामले में जो टॉप 6 स्टेट्स हैं उनमें तेलंगाना है। तो ये लिस्ट जो है इस गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया
आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई फीडबैक और सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।